करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 13 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टडी जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधी यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which country's Carlos Alcaraz won the men's singles title at the US Open 2022? US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किस देश के कार्लोस एल्कराज ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है स्पेन। आपको जानना चाहिए 19 साल के स्पेनिश टीनेजर कार्लोस एल्कराज, इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रट को हरा दिया है यूएस ओपन के फाइनल में और ये ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी इन्होंने जीत ली है। ये फाइनल आर्थर एश स्टेडियम न्यूयॉर्क में हुआ है। साथ ही कार्लोस नंबर 1 टेनिस प्लेयर भी बन गए हैं। आपको जानना चाहिए यंगेस्ट मेंस वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं अब टेनिस हिस्ट्री में, और इन्होंने लेटन हेविट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि 20 साल 9 महीने के जब थे तब नंबर 1 बने थे, और ये हैं अब 19 साल के। बाकी अगर हम और विक्ट्रीज की बात करें तो मेंस डबल्स टाइटल जीता है यूनाइटेड स्टेट्स से राजीव राम और यूनाइटेड किंगडम जो सैलिसबरी ने। विमेंस डबल्स ये चेक रिपब्लिक की बारबोरा एंड कैटरीना ने जीता है। मिक्स डबल्स की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के स्टॉम सैंडर्स और ऑस्ट्रेलिया के ही जॉन पियर्स ने जीता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, ये तो मेंस इवेंट की बात हुई, कार्लोस एल्कराज ने फाइनल जीता यूएस ओपन का, और महिलाओं का हमने पढ़ा था कि ईगा स्वियाटेक ने जीता है। तो इन दोनों को ही जो प्राइज़ मनी मिली है ये 2.6 मिलियन यूएस डॉलर की है, यानी कि 20 करोड़ से ज़्यादा की इनको प्राइज़ मनी मिली है। हु वॉज डिक्लेयर्ड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन एशिया कप 2022 वॉन बाय श्रीलंका? श्रीलंका द्वारा जीते गए एशिया कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है वनिंदु हसरंगा। तो आप सभी जानते हैं कि एशिया कप 2022 यानी कि क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, इसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया है और अपना 6th टाइटल जीता है, यानी कि 6वीं बार श्रीलंका एशिया कप जीता है। मैच कहाँ पर हुआ? दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में, और यहाँ पर श्रीलंका को कितना टोटल प्राइज मनी मिली है? 1,50,000 यूएस डॉलर की, जबकि पाकिस्तान को 75,000 यूएस डॉलर की प्राइज मनी मिली है, क्योंकि यह रनर अप रहा है। अगर हम इस इवेंट में, इस पूरे एशिया कप में बात करें कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा। मोस्ट रन्स ये पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने बनाए हैं 281। मोस्ट विकेट्स ये इंडिया के भुवनेश्वर कुमार ने लिए हैं 11, और श्रीलंका के हेड कोच कौन है? क्रिस सिल्वरवुड। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत इसमें डिफेंडिंग चैंपियन था, लेकिन सुपर 4 स्टेज में एलिमिनेट हो गया था। बाकी एशिया कप के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी जानकारी ले चुके हैं इससे पहले, जब हमने अगस्त के महीने में ये पढ़ा था। हु वॉन इटालियन ग्रां प्री 2022? इटालियन ग्रां प्री 2022 किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टेपन। तो आपको जानना चाहिए इटालियन ग्रां प्री 2022 ये मैक्स वर्स्टेपन ने जीत लिया है। आप सभी जानते हैं बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं, जो कि फार्मूला 1 में रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं अंडर डच फ्लैग। अगर हम इनकी और विन्स की बात करें, सारी इन्होंने कौन कौन सा जीता है, तो हंगेरियन जीपी, फ्रेंच जीपी, कैनेडियन जीपी, अजरबैजान जीपी, स्पेनिश जीपी, मियामी जीपी, एमिलिया रोमैग्ना जीपी, बेल्जियन जीपी, सऊदी अरेबियन जीपी, और लेटेस्ट इन्होंने जीता डच जीपी। नेम द मास्कॉट फॉर 36th नेशनल गेम्स? 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है सावज। तो देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने 36 नेशनल गेम्स 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं उनका मास्कट एंड एंथम को लॉन्च किया है अहमदाबाद में।
तो देखिए मास्कट कौन है, मास्कट है सावज, विच मीन्स कब इन गुजराती। और एंथम क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो ये 36 नेशनल गेम्स हैं इनका थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, और ये लगभग 7 साल के गैप के बाद खेले जा रहे हैं और 29 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में ये आयोजित किए जाएंगे। 6 सिटीज़ में खेले जाएंगे, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। और न्यू दिल्ली में जो ट्रैक साइकिलिंग इवेंट है ये होस्ट किया जाएगा। बाकी आपको जानना चाहिए लगभग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज से 7000 एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे अक्रॉस 36 डिसिप्लिन्स। और इसमें जो हमारे इंडियन स्पोर्ट्स हैं जैसे मल्लखंब और योगासना ये भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस बार। अच्छा, लास्ट बार जो नेशनल गेम्स हुए थे 2015 में केरल में हुए थे। द्वारकापीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती passed away at 99. He was born as पोथीराम उपाध्याय in which state? द्वारकापीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म पोथीराम उपाध्याय के रूप में किस राज्य में हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो आपको जानना चाहिए द्वारकापीठ शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जिनका जन्म 1924 में हुआ था और इनका निधन हो गया है 11 सितंबर 2022 को। कहाँ पर? नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में। ये 99 साल के थे। 1982 में ये द्वारका गुजरात के द्वारका शारदा पीठम इसके शंकराचार्य बने, साथ ही ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य बने। आपको जानना चाहिए इनका जन्म पोथीराम उपाध्याय के रूप में दिघौरी विलेज जो कि सिवनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आता है 1924 में हुआ था। 9 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। Who has been appointed by Deutsche Bank as head of securities services for India and Sri Lanka? डॉयचे बैंक द्वारा भारत और श्रीलंका के लिए प्रतिभूति सेवाओं के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है जनक दलाल। तो देखिए डॉयचे बैंक आप सभी जानते हैं जर्मनी का बैंक है। इसने जनक दलाल को इंडिया और श्रीलंका के लिए अपना हेड ऑफ सिक्योरिटीज सर्विसेज नियुक्त किया है। बाकी आप जानते हैं कि डॉयचे बैंक ग्रुप इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं कौशिक शपारिया। नीतू भूषण अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? माफ़ कीजिएगा, नीता भूषण अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? पूछ रहे हैं कि नीता भूषण को किस देश में भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो जानिएगा नीता भूषण ये न्यूजीलैंड में भारत की नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट की गई हैं। इन्हीं के साथ साथ संजय कुमार वर्मा इन्हें कनाडा में हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है भारत की ओर से। अमित कुमार इनको रिपब्लिक ऑफ कोरिया में नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट कोऑपरेशन मिनिस्टर्स हेल्ड इन विच सिटी? राष्ट्रीय सहकारिता मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। तो आपको जानना चाहिए जो यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कोऑपरेशन अमित शाह हैं, इन्होंने 2 दिन तक आयोजित एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट कोऑपरेशन मिनिस्टर्स जो कि न्यू दिल्ली में हुई इसको संबोधित किया है। इन्होंने कुछ आंकड़े दिए, कुछ आंकड़े बताए। इन्होंने कहा कि हमारे देश भर में लगभग 8.5 लाख कोऑपरेटिव यूनिट्स हैं अलग अलग पार्ट्स में, साथ ही 1.5 लाख डेयरी एंड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, 97,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी हैं PACS है, और 46,000 हनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड 26,000 कंज्यूमर सोसाइटीज़ मौजूद हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोऑपरेशन है BL वर्मा, ये भी इस इवेंट में मौजूद रहे। साथ ही अमित शाह से संबंधित और करंट अफेयर्स हम इसी क्वेश्चन के साथ देख लेते हैं ताकि आप आसानी से याद रख सकें। तो देखिए हाल ही में अमित शाह ने 6th ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट इसको इनॉग्रेट किया कनकड़िया अहमदाबाद में। अमित शाह ने 30th सदर्न जोनल काउंसिल मीट इसको अध्यक्षता की, ये थिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित की गई। साथ ही आपको जानना चाहिए अमित शाह ने हाल ही में न्यू दिल्ली में CAPF ई आवास वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 एट विच प्लेस?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्रेटर नोएडा। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 को इनोग्रेट किया है और ये जो समिट है ये इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में ऑर्गेनाइज की गई है। तो 4 दिन तक ये चलने वाली है, 12 से 16 सितंबर तक, और इसका थीम रहेगा डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। 50 कंट्रीज से लगभग 1500 पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस तरह की जो लास्ट समिट है भारत में 1974 में हुई थी, उसके बाद अब हो रही है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो इंडिया के टॉप रैंकिंग डेयरी ब्रांड्स हैं, जैसे कि अमूल है जो कि मार्केटेड बाय गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है, एक तो अमूल, और एक नंदिनी जो कि मार्केटेड बाय कर्नाटका कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड है। ये दोनों ही इस इवेंट के लिए जो है मेन स्पॉन्सर्स रहे हैं। बाकी आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में मौजूद है और इसके डायरेक्टर जनरल है कैरोलिन एमोंड। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मिर्जापुर। तो देखिए, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है अनुप्रिया पटेल, इन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चुनार लॉजिस्टिक्स पार्क की आधारशिला रखी है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही जानने लायक था। बाकी आपको जानना चाहिए लॉजिस्टिक्स पार्क क्या होते हैं। लॉजिस्टिक्स पार्क इज एन इंडस्ट्रियल एरिया स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर स्टोरेज, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस गुड्स। तो देखिए, जैसे कोई लंबे डिस्टेंस कवर करनी है किसी कंटेनर को, तो बीच में जो है कुछ इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाते हैं, कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाती है ताकि वहाँ पर स्टोरेज, मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन ये सभी सुविधाएं जो है प्रोवाइड की जा सके, ताकि पैसा भी बचे और आपका समय भी बचे। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जब बात यहाँ पर इंडस्ट्रियल इसकी लॉजिस्टिक पार्क की हो रही है, तो जो भारतमाला परियोजना है ये सेंट्रल स्कीम है, इसकी सेकेंड फेज में गवर्नमेंट ने हाल ही में 11 लोकेशन आइडेंटिफाई की हैं जहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क सेटअप किए जाएंगे और इस तरह से अब देश भर में इस तरह के पार्क्स की संख्या 53 हो जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ऑफर्स एन ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड डिजिटल फोरेंसिक्स इन कोलैबोरेशन विद विच यूनिवर्सिटी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय किस विद्यालय के सहयोग से साइबर कानून, अपराध जांच और डिजिटल फोरेंसिक में ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा प्रदान करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इसने नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के थ्रू एक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत ये ऑनलाइन पीजी डिप्लोमा इन साइबर लॉ, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड डिजिटल फोरेंसिक्स ये प्रोवाइड करा रहा है। तो ये 9 महीने का प्रोग्राम है और ये नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल के साथ मिलकर ये करा रहा है। इसका फर्स्ट बैच यानी कि जो फर्स्ट बैच इसका प्रोग्राम रहा ये 23 नवंबर 2022 को 23 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट बैच हो चुका है, अब ये है सेकेंड बैच। The Competition Commission of India approved acquisition of 100% of the equity share capital of IndiaIdeas.com Limited by which entity? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने IndiaIdeas.com Limited की इक्विटी शेयर पूंजी का 100% किस इकाई द्वारा अधिग्रहण करने को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, PayU इंडिया। तो देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसने अप्रूव कर दिया है कि IndiaIdeas.com Limited कि 100% इक्विटी शेयर कैपिटल PayU पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर कर सकता है अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। इसी के साथ एक और अप्रूव यहाँ पर किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इसने अप्रूव किया है जो अप्रवा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है टारगेट, इसको भी एक्वायर कर सकता है CDPQ इंफ्रास्ट्रक्चर एशिया लिमिटेड अंडर सेक्शन 31(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2002। तो दोनों ये एक्विजिशन से संबंधित है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। ब्रज बसी लाल पास्ट अवे रिसेंटली,
हु वॉज ही बाय प्रोफेशन? ब्रज बसीलाल का हाल ही में निधन हो गया, वह पेशे से कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है आर्कोलॉजिस्ट। तो देखिए, जाने माने ब्रज बसीलाल, जिन्हें बीबी लाल के नाम से जाना जाता था, ये फेमस राइटर थे, आर्कोलॉजिस्ट थे। 1921 को इनका जन्म हुआ था और 10 सितंबर 2022 को इनका निधन हो गया है। ये आर्कोलॉजिस्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के डायरेक्टर जनरल है 1968 से 1972 के बीच में। साथ ही ये डायरेक्टर रहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला के। 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए कि इन्होंने एक क्लेम ये भी किया था कि जो आपका ये डेस्ट्रॉयड बाबरी मस्जिद मॉस्क है, तो इसके नीचे एक हिंदू टेम्पल जो है दबा हुआ है, उसके रिमेन्स की वहाँ पर मौजूद हैं, ऐसा इन्होंने क्लेम किया था। बाकी आपको जानना चाहिए, साल 2000 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। साथ ही 2021 में इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनका जन्म झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी हुई हैं, जिनमें कि 2 ये हैं, द सरस्वती फ्लोज ऑन, और दूसरी है द ऋग्वेदिक पीपल, इन्वेडर्स, इमिग्रेंट्स और इंडिजिनस। The Ministry of Coal and Ministry of Mines organized a National Mines Ministers Conference in which city? कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय किस शहर में राष्ट्रीय खान मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इन्होंने 2 दिन की एक नेशनल माइंस मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इसको ऑर्गेनाइज किया है हैदराबाद में, ताकि मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है कंट्री में, उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार की जा सके। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड मंथन इन विच सिटी? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में मंथन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है बेंगलुरु। तो आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने 2 दिन तक आयोजित एक नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम मंथन है, इसको इनॉग्रेट किया बेंगलुरु कर्नाटका में। मंथन क्या है? ये एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस कम पब्लिक एक्सपो रही, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और इसका मकसद यही रहा कि जो रोड ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर है, तो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इनपुट्स लेना और किस तरह से इस सेक्टर में एक अच्छी प्रोग्रेस की जा सके, उस बारे में जो है लोगों से इनपुट लेना। ये जो मंथन नाम की कॉन्फ्रेंस है, इसका थीम रहा आइडियाज टू एक्शन टुवर्ड्स अ स्मार्ट सस्टेनेबल रोड इंफ्रा मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। साथ ही आपको भी जानना चाहिए, जब बात हो रही है बेंगलुरु की, तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक स्टार्टअप सिंपोजियम इसको भी ऑर्गेनाइज किया है अंडर द मेक इन इंडिया। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया? बेंगलुरु में। तो ये दोनों बेंगलुरु से संबंधित न्यूज़ हैं। नेम द न्यू आई स्टेम इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एम्पावर वुमेन। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई आई स्टेम पहल का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है वेस्ट, WEST। तो देखिए, एक नया आई स्टेम यानी कि इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप, इस तरह का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वेस्ट, WEST। क्या फुल फॉर्म है? विमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर परविंदर मैनी, जो कि साइंटिफिक सेक्रेटरी हैं ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र PSA में। तो 5 सितंबर को ये लॉन्च किया गया। अब जो ये वेस्ट प्रोग्राम है, तो इसको लॉन्च किया गया आई स्टेम के अंतर्गत। तो इसमें क्या होगा, वुमेन्स जिनका बैकग्राउंड जो है स्टेम बैकग्राउंड है, यानी कि साइंस इंजीनियरिंग से संबंधित जिनका बैकग्राउंड है, तो उनकी यहाँ पर हेल्प की जाएगी, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा, उनको एक सेपरेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वे रिसर्च और जो भी टेक्नोलॉजी से संबंधित अपनी कोई रिसर्च करना चाहती हैं, तो उनको एक तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है वेस्ट के नाम से। बाकी आई स्टेम आप जानते हैं कि एक नेशनल वेब पोर्टल है फॉर शेयरिंग रिसर्च इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ एंड इट इज़ the umbrella under which many programs for promoting collaboration in research and development and technological innovation among the between academia and industry, especially startups and are underway.
ठीक है। तो देश में रिसर्च और टेक्नोलॉजी से संबंधित एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल वेब पोर्टल है आई स्टेम। सेंटर इन कोलेबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट ऑर्गेनाइज्ड इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो इन दुबई फॉर पाइनएप्पल्स। केंद्र ने किस राज्य सरकार के सहयोग से दुबई में अनानास के लिए इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, मणिपुर। तो आपको जानना चाहिए, देखिए जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फ्रेश पाइनएप्पल्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन के, तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो अपेडा है यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने दुबई में इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। किसके लिए? जो मणिपुर का फाइबर रिच क्वी वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल है इसके लिए। जो ये अपेडा है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी पैदावार हो रही है तो उसको एक अच्छा मार्केट प्रोवाइड किया जा सके। अच्छा, ये मणिपुर से संबंधित है। एक और करंट अफेयर हम मणिपुर से संबंधित इसी में देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एमएसएमई भानु प्रताप सिंह वर्मा, इन्होंने माफ़ कीजिएगा, नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव इसकी अध्यक्षता की है। तो चूराचंदपुर मणिपुर, यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज की गई क्या? नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव। और ये कॉन्क्लेव मिनिस्ट्री ऑफ MSME द्वारा ऑर्गेनाइज की गई। द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ऑर्गेनाइज्ड वेस्टर्न रीजनल कंसल्टेशन मीट एट विच यूनिवर्सिटी। पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस विश्वविद्यालय में पश्चिमी क्षेत्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात यूनिवर्सिटी। तो देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन्होंने विमेन डेवलपमेंट सेल एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के साथ मिलकर, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी की है, इन्होंने वेस्टर्न रीजनल कंसल्टेशन मीट को ऑर्गेनाइज किया है। बाकी आप जानते हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा है, इन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में इस कंसल्टेशन मीट में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से संबंधित एक और करंट अफेयर है, ये आपको जानना चाहिए। इन्होंने अपना फर्स्ट एवर कंसल्टेशन फॉर ट्रांस वुमेन, जिसका नाम है इंक्लूजन एम्पलीफाइड ट्रांस वुमेन इन इंडिया प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, इसको भी ऑर्गेनाइज किया है। Which of the following has become the first bank in the country to issue an electronic bank guarantee in partnership with National E-Governance Services Limited? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय E-Governance Services Limited के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, HDFC बैंक। तो देखिए, HDFC बैंक जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये फर्स्ट बैंक बन गया है कंट्री में जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू की है। किसके साथ पार्टनरशिप में? नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ मिलकर। तो जो पेपर बेस्ड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसको अब एलिमिनेट कर दिया गया है इस नए इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के साथ। बाकी NESL के बारे में जानना चाहिए, MD एंड CEO देवज्योति रे चौधरी हैं। HDFC बैंक के बारे में तो बाकी आप जानते ही हैं, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इसका टैगलाइन है, और शशिधर जगदीशन CEO हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। अच्छा, HDFC बैंक से संबंधित हमने काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हाल ही में देखे थे, जल्दी से रिवाइज करेंगे उनको। HDFC बैंक परिवर्तन ने MOU साइन किया ISC बेंगलोर के साथ। HDFC बैंक को यूरो मनी अवार्ड्स 2022 में बेस्ट बैंक इन इंडिया डिक्लेयर किया गया। HDFC बैंक ने MET ग्लोबल बिजनेस स्कूल के साथ मिलकर राइजिंग बैंकर्स प्रोग्राम को लॉन्च किया। HDFC बैंक ने पुडुचेरी में फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच ओपन की, और HDFC बैंक ने विजिल एंटी कैंपेन लॉन्च किया है टू प्रमोट फ्रीडम फ्रॉम फ्रॉड। HDFC बैंक ने केरल के कैलिकट में फर्स्ट ऑल वुमेन ब्रांच अपनी ओपन की। टाटा न्यू और HDFC बैंक ने पार्टनरशिप की है टू क्रिएट वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट रिवार्डिंग को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स। और HDFC बैंक ने गुजरात में जो मर्चेंट्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप की है फॉर शॉपैथॉन शॉपिंग फेस्टिवल। और एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर, HDFC बैंक ने MOU अनाउंस किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ टू सेट अप चेयर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये सभी करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, HDFC बैंक से संबंधित हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। MCQ फॉर्मेट में भी हमने ये पढ़े हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच कंट्री इज इंडियाज बिगेस्ट ऑयल सप्लायर? इराक। विच कंट्रीज ऑटोमेकर मैन्युफैक्चर्स? Hyundai, साउथ कोरिया। Raymond Magsaysay was the president of which country? Philippines. Which company first incorporated seat belts into cars in 1959? Volvo.
Which state inaugurated a month-long Rajiv Gandhi Rural Olympic Games that is expected to see the participation of 44,000 villages? Answer is Rajasthan. Queen Elizabeth II, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, passed away on 8 September 2022. As a mark of respect to the departed dignitary, the Government of India announced one-day state mourning on September 11 throughout India. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। तो देखिए, जो पीआईबी की न्यूज़ होती है ना, वो 1 सितंबर से अब तक की 12 सितंबर तक 13 सितंबर तक की हमने पूरी कवर कर ली है। ठीक है, तो पीआईबी में क्या होता है, महत्वपूर्ण जो नेशनल इंटरनेशनल संबंधित न्यूज़ रहती हैं वो मौजूद रहती हैं उसमें। स्कीम हो गई या फिर और भी कुछ डेटा होता है भारत सरकार का, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब हम आगे आने वाले 2-3 दिन में जो फाइनेंशियल बैंकिंग से संबंधित जो न्यूज़ है वो कवर कर लेंगे, क्योंकि ये सब पीआई में मौजूद नहीं रहती कि इस बैंक ने किया या इस बैंक ने किया, कोई एमओयू इस तरह का हुआ, उनको हम कवर करेंगे आने वाले 1-2 दिन में। ठीक है, तो कवर कर लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सितंबर का सब कुछ। हु इज़ द यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडिया? अंतिम पंघल बिकेम इंडियाज फर्स्ट फीमेल वर्ल्ड अंडर-20 चैंपियन इन विच स्पोर्ट? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे visited which country from 5th to 8th September 2022? Which INS visited Suva, Fiji from 1st to 3rd September 2022 as part of its operational deployment in the Pacific Ocean? According to the National Education Policy 2022, till at least what class should the instruction be in the mother tongue? Nuakhai is an agriculture festival mainly observed by people of which state? It is observed to welcome the new rise of the season. It is observed on Panchami Tithi of the lunar fortnight of the month of Bhadrapad, द डे आफ्टर द गणेश चतुर्थी फेस्टिवल। तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट की जैसा आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो फ्रेंड्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।